कई नोट्स आपके पास भी हैं, अब ध्यान से सुनो, अच्छे समझो। कॉपीराइट की मीनिंग से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, देख लो, समझ लो अच्छे से। देखो, कॉपीराइट की जो मीनिंग है वो ये है कि कॉपीराइट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप। ऑथरशिप मतलब किसी काम को लिखना, सच एज लिटरेरी वर्क, म्यूजिक, ड्रामेटिक वर्क। पैंटोमाइम का मतलब बेसिकली होता है जो नाटक होते हैं ना, जिसमें उनका यूज किया जाता है, पुतलों का यूज किया जाता है, वो हाथ से ऐसे 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 चलाते हैं, वो पैंटोमाइम कहलाता है। ठीक है। एंड कोरियोग्राफिक वर्क, स्कल्पचरल वर्क, पिक्चोरियल एंड ग्राफिकल वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग, आर्टिस्टिक वर्क, आर्किटेक्चरल वर्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बेसिकली कोड होते हैं। तो कॉपीराइट, आपका अगर वर्क ओरिजिनल है और इन चीजों से रिलेट करता है तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। विथ कॉपीराइट प्रोटेक्शन द होल्डर हैज एक्सक्लूसिव राइट। आप अगर अपने नाम से कॉपीराइट करा देते हो तो आपको एक्सक्लूसिव राइट मिलता है वर्क को मॉडिफाई करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का, परफॉर्म करने का, क्रिएट करने का, डिस्प्ले करने का और उसकी कॉपी बनाने का। मॉडिफाई करना मतलब काम में बदलाव लाना, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना अपने जो भी वर्क है उसको, परफॉर्म करना मतलब पब्लिक के सामने परफॉर्म करना, क्रिएट करना मतलब अपने वर्क से कुछ और बनाना। जैसे मेरी बुक है, उस बुक पर मैं एक मूवी बनवाना चाहता हूँ, बना सकता हूँ। डिस्प्ले करना मतलब एग्जीबिशन लगाना, और अपने वर्क की कॉपी बेचना। ये सारे राइट्स मुझे तब मिलते हैं जब मैं ओरिजिनल ऑथर हूं और मैंने वर्क का कॉपीराइट करवा दिया है। आप बताओ, आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। अच्छे से एक भी लाइन में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, परफेक्टली आपको ये आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। कॉपीराइट इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय, आपको मैंने कल भी बताया था कौन से लॉ से गवर्न होता है ये, कॉपीराइट एक्ट 1957 से। ठीक है। एक्ट को टाइम टाइम पे क्या किया गया है, अमेंड किया गया है, ये बात भी मैंने कल बताई क्या आपको? हाँ सर, बताए थे। कब आया? 1994 का बड़ा अमेंडमेंट है, 2012 का बड़ा अमेंडमेंट है, 2016 का बड़ा अमेंडमेंट है और एक ड्राफ्ट अभी चल रहा है, कौन सा? 2019 का। ठीक है। आप एक एक लाइन को देख लो, आपको सब समझाया हुआ है, बस मेरे को आपको इसको रिवाइव कराना है ताकि आपको लाइंस में दिक्कत ना हो। एज पर दिस एक्ट, कौन सा एक्ट? कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट ग्रांट ऑथर्स लाइफ टाइम कवरेज प्लस 60 ईयर आफ्टर डेथ। बताओ, इसमें कोई दिक्कत? कितना कॉपीराइट का टाइम मिलता है आपका? लाइफ टाइम प्लस मरने के बाद कितना साल? 60 साल। बोलो, इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। अच्छा। कॉपी related rights on cultural goods, product and services arise from individual और कलेक्टिव क्रिएटिविटी। एक सिंगल पर्सन भी कॉपीराइट करा सकता है और ग्रुप ऑफ पर्सन भी चाहे तो कॉपीराइट करवा सकते हैं। आई होप आपको इतना अच्छे समझ आ गया लाइंस, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर। ओके। अब नीचे आओ। जो एक अमेंडमेंट आया था 1994 का, उस अमेंडमेंट से बेसिकली ये किया गया है कि जितने कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, कहा गया है उनका भी कॉपीराइट। ठीक है। और ये बोला गया है कि अगर जिसके नाम पे कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइटेड है, उसकी परमिशन के बिना कोई दूसरा पर्सन उसके प्रोग्राम को इस्तेमाल करता है तो उसको इन्फ्रिंजमेंट कहा जाएगा। और इस सिचुएशन में जिसने ऐसा किया है उस पर्सन को सजा हो सकती है कितनी? 7 डेज, 7 दिन से लेकर 3 साल तक की। और फाइन हो सकता है 50,000 रुपए का, जो बढ़ के 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आपको ये लाइन को अब समझाता हूं मैं एकदम अच्छे से। सपोज करो मैंने कोड लिखा, आपको पता है कोडर एक प्रोफेशन है। कोड आप देखते उसके हिसाब से बनते हैं प्रोग्राम। अब कोई ऐसा पर्सन है जिसने मेरा कोड कॉपी कर दिया और उसको यूज करके प्रोग्राम बना रहा है और उसे सेल कर रहा है, तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? भाई कोड मेरा था तो जो प्रोग्राम बनता, जो सेल होता, वो मेरे नाम से होना चाहिए था, मेरे नाम से कॉपीराइटेड था। किसी और पर्सन ने मेरे कोड को क्या कर दिया? कॉपी कर दिया है। अब उससे वो सॉफ्टवेयर बनाकर बेच रहा है, तो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? गलत। तो इस सिचुएशन में ऐसे पर्सन को पनिशमेंट कितनी बोली गई है? 7 दिन से लेकर 3 3 साल। इयर्स।
ठीक है। और फाइन लग सकता है, एंड वर्ड है ना, और नहीं है, एंड है, मतलब जेल तो होगी होगी, साथ साथ फाइन लगेगा, जो कम से कम 50,000 होगा, जो बढ़ के कितना हो सकता है, एक्सटेंड कितना हो सकता है, 2 लाख रुपए तक हो सकता है। आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? नो सर। हाउएवर थोड़ा सा इसमें रिलीफ ये दी गई है कि अगर आपके कोड को किसी ने मान लो कॉपी किया है, पर उसने उससे लार्ज स्केल में प्रॉफिट नहीं कमाया है या गेन नहीं कमाया है, तो उसको जेल की सजा से छूट दी जा सकती है और उसके ऊपर केवल 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जैसे जिस बंदे ने मेरा कोड कॉपी किया था, वो उस कोड का सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा था, उसने इस कोड को मार्केट में बेचा नहीं, इसे वाइड स्केल में कमाई नहीं करी, लेकिन क्योंकि उसने मेरा कोड कॉपी किया है तो अब उसको जेल तो नहीं भेजेंगे, लेकिन 50,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आप बताओ कितना क्लियर है? यस सर। अच्छे समझ में कि आधी अधूरी समझ है, ये बताओ। अच्छे अच्छे से। की आधी अधूरी? आपको अब एक एक लाइन समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ। हाँ। अच्छा, अब एक एक करके टॉपिक्स पे आते हैं, जैसे किन वर्क्स का कॉपीराइट हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आप पूरे इंडिया भर की जैसे बात करें तो इन वर्क कॉपीराइट अलाउ है। ओरिजिनल लिटरेरी का मतलब होता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर में आ जाते हैं क्या, सॉन्ग लिरिक्स, आपके गाने, ठीक है। उसके बाद आप कोई अगर बुक लिख रहे हो, ठीक है, कोई स्टोरी लिख रहे हो, कोई पोयम लिख रहे हो, तो ये सब जो होता है बेटा ओरिजिनल लिटरेरी कहा जाता है, ओरिजिनल लिटरेचर कहा जाता है। जैसे आपने इनका नाम सुना है क्या, मुंशी प्रेमचंद? आपने नाम सुना है मुंशी प्रेमचंद का? बहुत बड़े ऑथर थे। तो इनके ओरिजिनल लिटरेचर वर्क है जो इंडिया में कॉपीराइटेड है। तो जब वो जीवित थे तभी कॉपीराइट हो गया था, और वो मर भी गए हैं तो उनका कॉपीराइटेड वर्क चलता है, उनकी बुक्स आज भी मिलती है। आपको ओरिजिनल लिटरेरी समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। आया? आया ना? इसमें लिटरेचर आ जाता है, सॉन्ग, बुक, स्टोरी, पोयम एक्सेट्रा। बोलो कोई दिक्कत? क्लियर है ये? नो सर। यस सर। दूसरी चीज जो इसमें आती है होती है ड्रामेटिक वर्क। ड्रामेटिक वर्क मतलब जैसे कोई सीरियल हो गया, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ड्रामा है जो टीवी पे आता है, तो उनकी परमिशन के बिना आप इसको कहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कॉपीराइटेड ड्रामा, ठीक है। तीसरा इसमें आता है म्यूजिकल वर्क। म्यूजिकल वर्क मतलब होता है, एक बार अपने आप को म्यूट कर दो बेटा, खुद म्यूट कर दो। म्यूजिकल वर्क में आता है म्यूजिक, ठीक है, या फिर किसी भी तरह का ग्राफिक नोटेशन। ग्राफिक नोटेशन का मतलब बेसिकली होता है म्यूजिकल बुक्स, ठीक है, जिसमें अलग अलग सुर ताल लिखे होते हैं, उसको ग्राफिकल नोटेशन बोलते हैं, ठीक। बट एक्सक्लूड एनी वर्ड और एक्शन इंटेंडेड टू बी संग, स्पोकन और परफॉर्म विद म्यूजिक। इसका मतलब होता है आपके जो गेस्चर्स होते हैं, गाते टाइम जो कलाकार होते हैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं, उन चीजों का कॉपीराइट नहीं होता। आपका जो म्यूजिक है उसका कॉपीराइट होता है, गेस्चर या पोस्चर का कॉपीराइट नहीं होता। ये याद रखना, क्योंकि हर इंसान के गाने का तरीका, बॉडी मूवमेंट अलग अलग है, तो उसको क्या कॉपीराइट कराएंगे? जो गाना है, म्यूजिक है, उसको कॉपीराइट कराया जाता है। देन बारी आती है आर्टिस्टिक वर्क की। आर्टिस्टिक वर्क मतलब कलाकारी, जैसे पेंटिंग हो गई, कोई स्कल्पचर हो गया, कोई ड्राइंग हो गई, कोई फोटोग्राफ हो गया, आर्किटेक्चर हो गया। बेसिकली इन सब का भी कॉपीराइट हो सकता है। देखो किसका किसका रहा, लिटरेचर का, ड्रामा का, म्यूजिक का, उसके बाद आर्टिस्टिक वर्क का, उसके बाद फिल्म्स का कॉपीराइट होता है। फिल्म मतलब मूविंग इमेजेस होती है जो हम विजुअली देख सकते हैं और सुन सकते हैं, उसको सिनेमेटोग्राफ फिल्म बोलते हैं। इसका मतलब मूवी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और लास्ट यहाँ पे देखो, वर्क ऑफ विजुअल रिकॉर्डिंग ऑन एनी मीडियम प्रोड्यूस थ्रू अ प्रोसेस फ्रॉम विच अ मूविंग इमेज में बी प्रोड्यूस्ड बाय एनी मीन एंड इंक्लूड अ साउंड रिकॉर्डिंग अकम्पनिंग सच विजुअल रिकॉर्डिंग। मतलब साउंड भी और वीडियो भी, ऑडियो विजुअल चलता है, आप देखते हो, आप इंजॉय करते हो, तो उसका भी कॉपीराइट हो सकता है। देन साउंड रिकॉर्डिंग्स का भी कॉपीराइट होता है, ठीक है। साउंड रिकॉर्डिंग मतलब आपको मैं इसका एग्जांपल दूं तो पॉडकास्ट आते हैं इसमें। आपको अगर पॉडकास्ट नहीं पता है तो रेड एफएम चलता है ना, रेड एफएम 91 एक्सेट्रा, इसमें जैसे एक सीरियल आता है बहुत डरावना है, एक कहानी ऐसी भी, सुनना मजा आ जाएगा। तो ये ऑडियो वे में ही चलता है। इतना बेहतरीन है ये कि इसका कॉपीराइट करवाना जरूरी है।
क्योंकि ये काम अच्छा और इससे प्रॉफिट अच्छा हो सकता है। नहीं सुने होंगे तो एक बार सर्च करके सुनना, किस पे, यूट्यूब पे। एक कहानी ऐसी भी बहुत ही अच्छा है, हेडफोन लगा के सुनना। आप बताओ, आपको ये समझ आया कि नहीं किन किन कामों का कॉपीराइट होता है? और कौन सा वाला नहीं समझ आया मेरे को ये बताओ। आपको ये समझ आया कि नहीं किन किन वर्क्स का कॉपीराइट होता है, ये समझ आया कि नहीं आया? कोई ऐसा है जो पूछना है आपको कि सर ये वाला नहीं समझ आया, फिर समझा दो? आ गया सर पूरा। बाकी गुंजा, कोमल, तनीषा, वेदिका बताओ, श्रुति समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। अच्छे से। अच्छा, अब जैसे कॉपीराइट कराने जा रहे तो चलो ठीक है, इन वर्क का कॉपीराइट हो रहा है, पर प्रोटेक्शन मिलेगी किसको? और अगर प्रोटेक्शन मिल रही है तो प्रोटेक्शन किस प्रकार की है, क्या राइट्स आपको मिल रहे हैं? तो बेसिकली प्रोटेक्शन जो मिलती है वो ऑथर्स को मिलती है, मतलब जो वर्क के ओनर होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी ने क्या क्रिएट किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मतलब अपने माइंड से कुछ चीजें क्रिएट करी, जैसे लिटरेचर, म्यूजिक, ड्रामा, आर्टिस्टिक वर्क, फिल्म, साउंड रिकॉर्डिंग, अगर किसी ने क्रिएट करी है और उसने कॉपीराइट करा दिया तो उसको ये सारे राइट्स मिलेंगे। सबसे पहला काम, वो वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने एक बुक लिखी है तो मैं आगे इसका जैसे वॉल्यूम 2 भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम 3 भी निकाल सकता हूँ। ये मेरे हाथ में होगा क्योंकि ओरिजिनल वर्क मैंने बनाया है। तो अगर मेरे को इसको पार्ट्स में रिप्रोड्यूस करना है तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 करके कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरी बात, इसकी कॉपी जो है वो पब्लिक में मैं इशू कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ। जैसे मेरी किताब है, मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, सेल कर देता हूँ, उसकी कॉपीज मार्केट में मिलेगी, आप खरीद लेना। ये सब काम वही कर सकता है जिसके हाथ में कॉपीराइट है। तीसरी बात, इस वर्क को पब्लिक में क्या कर सकता हूँ, परफॉर्म कर सकता हूँ। मैंने एक सॉन्ग लिखा, वाइडली पॉपुलर हो गया, तो अब मैं जनता के सामने स्टेज लगा लगा के परफॉर्म कर सकूंगा। और किसी और को भी करना है तो मेरी परमिशन लेके करे। अपने वर्क को पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकूंगा, बता सकूंगा कि मेरा ये काम है। ठीक है, फिल्म बना सकता हूं मैं। ठीक, अपने वर्क का ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। ट्रांसलेशन करने का मतलब होता है इन अदर लैंग्वेजेस। आजकल देखना, अमेजन प्राइम अगर आप देखते होगे तो जैसे एक मूवी है तो उसको एक बार कॉपीराइट करा के 4 भाषा में रिलीज किया जाता है। जैसे केजीएफ तेलुगु में भी रिलीज हुई है, तमिल में भी रिलीज हुई है, कन्नड़ में भी रिलीज हुई है और हिंदी में भी रिलीज हुई है। तो आप अपने वर्क को जितने चाहे भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जब आप वर्क का कॉपीराइट करा रहे हो, आपको रिप्रोड्यूस करने का राइट मिला, कॉपी इशू करने का राइट मिला, परफॉर्म करने का राइट मिला, वर्क को कम्युनिकेट करने का राइट मिला, फिल्म बनाने का राइट है, अपने वर्क को ट्रांसलेट करवा सकते हो। ट्रांसलेट कराने के अलावा आप अपने वर्क का अडेप्टेशन भी करा सकते हो। अडेप्टेशन का मतलब होता है एक सिंपल भाषा में लिटरेचर इनटू ड्रामा। जैसे मुझे कौन बता पाएगा कि ये जो मूवी आई थी एक 3 इडियट्स, ठीक है, वो किस नॉवेल की कॉपी है, किस नॉवेल का अडॉप्टेशन है? आपको पता है ये चीज? नहीं पता? एक और मूवी काय पो चे, सुशांत सिंह राजपूत की, ये भी एक बुक पर बेस्ड है। आपको पता है ये कौन कौन सी बुक पर बेस्ड है? बताओ, बोलो। नहीं पता सर। ये दोनों ही बुक चेतन भगत के नॉवेल्स पर बेस्ड है। ठीक है, जो बेसिकली 3 इडियट्स है ना, वो 5 पॉइंट समवन पर बेस्ड है। और आपका जो काय पोचे मूवी है वो 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर बेस्ड है। तो बेसिकली क्या हिसाब किताब है कि भाई कॉपीराइट चेतन भगत के नाम पे है। फिल्म के प्रोड्यूसर ने चेतन भगत से परमिशन दी कि आप अपने कॉपीराइट को हमको अडेप्टेशन करने दोगे क्या दूसरे फॉर्म में? तो चेतन भगत ने कंसेंट दे दी कि हाँ ठीक है, आप अडेप्ट कर दो, मेरे को इतना पैसा दे दो और इसकी मूवी बना दो। तो इसका वर्क जो है वो लिटरेचर से किस में कन्वर्ट हो गया? ड्रामा में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं अडेप्टेशन ऑफ वर्क। आप बताइए, इसमें आपको कोई दिक्कत? नो सर। अच्छे से समझ आया कि आधा अधूरा समझ आया? अच्छे से। आपको एक एक लाइन समझ आ रही है? अभी नोट्स को पढ़ोगे तो आपको एक एक चीज समझ आती रहेगी और परेशानी नहीं जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है कन्वर्जन ऑफ ड्रामेटिक वर्क इनटू नॉन ड्रामेटिक, लिटरेरी वर्क इनटू ड्रामेटिक वर्क। ठीक है,
आगे आपको इतने सारे लिटरेचर पे राइट मिल ही रहे हैं, साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे भी आपको राइट मिलेंगे कि अगर आपने कुछ कोडिंग करी है तो अपने कोड्स के या प्रोग्राम्स को बेचने का और किराए पे देने का या सेल करने का अधिकार आपका ही, आपके अलावा किसी और का नहीं है। जैसे अगर मैं अभी एक सॉफ्टवेयर बना देता हूँ, एक ऐप बना देता हूँ, एक ऐप बना देता हूँ, तो उस ऐप को सेल करने का राइट किसके पास होगा? अगर कॉपीराइट है तो मेरे पास ही होगा। सही बात है गलत बात है? क्लियर है आपको ये? परफेक्ट। यस सर। कॉपीराइट का मतलब और ये पता लग गया कि भाई क्या क्या कॉपीराइट हो सकता है और कॉपीराइट होने पर राइट्स क्या मिलते हैं। अच्छा, कॉपीराइट का ओनर किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है कि कॉपीराइट का ओनर कौन होता है। तो इनको माना जाता है कॉपीराइट का ओनर। अगर आपकी म्यूजिकल रिकॉर्डिंग है तो जो लिरिसिस्ट है, मतलब गाना लिखने वाला, गाना लिखने वाले को लिरिसिस्ट बोलते हैं। जो कंपोजर है, जो सिंगर है, जो म्यूजिशियन है, ठीक है, या वो कंपनी जो साउंड रिकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर रही है, जैसे एग्जांपल टी सीरीज, तो उनके नाम पर बेसिकली कॉपीराइट होता है म्यूजिकल या साउंड रिकॉर्डिंग का। अगर जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई लेख है या वर्क है तो ये माना जाता है कि जर्नलिस्ट अपने नाम पे क्या करा सकता है? रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अदरवाइज न्यूज एजेंसीज के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। लाइन को पढ़ो। इन वर्क बाय जर्नलिस्ट ड्यूरिंग देयर एम्प्लॉयमेंट, काम के दौरान, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रेरी द प्रोप्राइटर मतलब वो जर्नलिस्ट खुद अपने नाम पे करा देगा, लेकिन अगर वो एम्प्लॉयमेंट में है और उसका एग्रीमेंट है तो जिस एजेंसी में वो काम करता है उसके नाम से जो है वो कॉपीराइट होगा। जैसे रवीश कुमार एनडीटीवी में काम करता था, उसके जो जो वर्क्स हैं वो एनडीटीवी के नाम से रजिस्टर्ड होंगे जब तक अलग से कोई एग्रीमेंट ना हो। क्लियर है? या फिर आपने अगर किसी और पर्सन को पैसा देकर अपने वर्क को दे दिया है तो जिसको आपने पैसा दिया है वो क्या कर सकते हैं, या जिसको आपने अपना वर्क दिया है वो रजिस्ट्रेशन कॉपीराइट का करवा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक सॉन्ग लिखा तो कायदे से मेरे को रजिस्ट्रेशन करवाना था कॉपीराइट का, लेकिन मैंने अपना सॉन्ग अमन को सेल कर दिया। तो अब अमन इस सॉन्ग का ओनर है और अमन क्या करा सकता है? इस वर्क का कॉपीराइट करवा सकता है, क्योंकि मैंने अपना गाना खुद उसे बेच दिया है। आप बताओ, अब ये बात आपको कितनी समझ में आई? यस सर। अच्छे से आ गई? असाइनमेंट का कंसेप्ट ध्यान था जो बताया था कल मैं आपको लास्ट क्लास में? क्या क्या बताया था? मतलब जब हम किसी को कोई चीज सेल कर रहे, नहीं सेल नहीं, अगर हम उसका कॉपीराइट दे रहे कि तू यूज कर ले, उसके बदले हमको जो रॉयल्टी मिलती है वो। वेरी गुड। अब पढ़ दे एक बार। द ओनर ऑफ कॉपीराइट इन एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोस्पेक्टिव ओनर ऑफ कॉपीराइट इन अ फ्यूचर वर्क। लाइन को समझ लो। मेरा वर्क कंप्लीट हो गया तो एग्जिस्टिंग है। प्रोस्पेक्टिव ओनर मतलब अभी काम चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ आगे जाके मैं क्या कराऊंगा? इसका कॉपीराइट कराऊंगा। मेरी किताब अभी बनी रही है तो मे असाइन टू एनी पर्सन द कॉपीराइट आइदर होली और पार्शली। होली और पार्शली मतलब मैं बोलता हूँ अपने 50% राइट दूंगा तो पार्शली है, 100% मेरे राइट्स का इस्तेमाल करो तो होली है। And either general or subject to limitation and either for whole term of copyright or any part thereof। आप कैसे अपने राइट्स दे सकते हो? पूरी तरह से या पार्शली दे सकते हो, अपने पूरे टर्म के लिए दे सकते हो या लिमिटेड टर्म के लिए दे सकते हो। The assignment mention the right, duration, territorial limit of assignment and royalty payable thereon and should be in writing signed by assigner or by his duly authorized एजेंट। तो जैसे मेरा वर्क है तो मैं असाइनर कहलाऊंगा और आपको अगर मैं दे रहा हूं तो आप असाइनी कहलाओगे। तो हमारे बीच जो अग्रीमेंट बनेगा उसमें मैं सारी टर्म एंड कंडीशन क्या करूंगा? प्रिस्क्राइब कर दूंगा। और अगर मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता हूं तो आप जानते हो कि क्या टर्म एंड कंडीशन है बेटा? कितने समय के लिए होता है? बोलो। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो कितने समय के लिए होगा? बताओ। 5 years 5 साल आप कहाँ यूज कर सकते हैं? विद इन इंडिया। विद इन इंडिया। आपको असाइनमेंट का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया? ये बताओ। आया? अब टर्म की बात कर हाँ लेते हैं। सर। क्या टर्म है? तो आपको मैंने बताया है कि वर्क अगर ओरिजिनल है तो आप जानते हो क्या टर्म है इसका? कितने समय का मिल रहा है कॉपीराइट आपको? लाइफ टाइम और 60 years। अच्छा, और अगर ये वर्क मैं बोलता हूँ सुडोनिमस है तो क्या करेंगे? 60 years। ओनली 60 years। और अगर ये वर्क पोस्थमस है तो भी? पोस्थमस मतलब क्या होता है बताओ?
ये जो डेथ के बाद जो पीरियड रहता है। अच्छा, मैंने आपको अनोनिमस बताया है कि नहीं बताया है? नहीं। अनोनिमस पता ही नहीं है कि लेखक कौन है, ऑथर कौन है, अपने को किसी का पढ़ा हुआ काम मिल गया, उसको अनोनिमस बोलते हैं। ठीक है, नॉट नोन। ठीक, तो मैं क्लेम कर रहा हूँ कि मैं अपने नाम से कॉपीराइट कराऊंगा, तो जैसे अगर काम सुडोनिमस हो, मतलब फेक नेम से हो, पोस्थोमस हो, मरने के बाद हो, अनोनिमस हो, मतलब पता ही नहीं किसका काम है, तो इस पे कितने समय का मिलता है अपने को? 60 साल का। अच्छे समझ आई बात की आधी अधूरी समझ आई? समझ आ गई। पूरा क्लियर हो रहा है आपको? हाँ चलो, सर। अब नीचे आते हैं एक्सेप्शन पे। कॉपीराइट का एक्सेप्शन कहाँ है, मतलब यदि कोई पर्सन इस्तेमाल भी कर दे तो हम उस पर केस नहीं कर सकते। तो इसका एक्सेप्शन बेसिकली ये है कि अगर किसी ने रिसर्च या प्राइवेट स्टडी के लिए काम का इस्तेमाल किया है, या फिर क्रिटिसिज्म के लिए इस्तेमाल किया है, करंट इवेंट की रिपोर्टिंग के लिए किया है, जैसे न्यूज चैनल वालों ने, कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट केस चल रहा है जिसमें हमारे वर्क को रिफर किया गया है, ठीक है, हमारे काम को अमेच्योर क्लब मतलब नया क्लब है जहां पर नॉन पेइंग ऑडियंस के सामने इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपको बताया था ना, छोटे लोगों के सामने, कम लोगों के सामने फ्री में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो। ध्यान आ रहा है आपको? मैंने बताया था कि कब किसी के कॉपीराइटेड वर्क का आप इस्तेमाल करते हो तो केस नहीं होता, जब आप उसका क्रिटिसिज्म या रिव्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, आप रिसर्च या प्राइवेट स्टडी कर रहे हो, आप करंट इवेंट में रिपोर्टिंग कर रहे हो, मतलब आप एक तरह से बोल सकते हो जर्नलिस्ट हो, आप क्या कर रहे हो, बेसिकली जुडिशियल प्रोसीडिंग या कोर्ट केस में किसी के वर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, एक शॉर्टर नंबर ऑफ ऑडियंस है, कम ऑडियंस है, उनके सामने फ्री में आप क्या कर रहे हो, उनके वर्क को परफॉर्म कर रहे हो किसी के, तो बेसिकली यहाँ पर कॉपीराइट का केस नहीं बनता है। आपको ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट काटना, नीचे वाला पढ़ना। अगर एजुकेशनल पर्पस या रिलीजियस सेरेमनी में आप कोई गाना बजाते हो तो उसके लिए आपको रियल ओनर की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप उसका यूज कर सकते हो, गाना बजा सकते हो, ठीक है, या वर्क इस्तेमाल कर सकते हो। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये बता दो। यस सर। हो गया। अच्छा, अब ये जो एप्लीकेशन क्या कॉपीराइट का, ये थोड़ी देर में आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये अब बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइट लॉ इंडिया में चलता कैसे है। तो इंडिया में कॉपीराइट का जो रेगुलेटर है उसका नाम है कॉपीराइट बोर्ड। अभी इसका नाम बदल के क्या होने वाला है? एपेलेट बोर्ड। आपको मैंने क्या बताया, इसमें चेयरमैन होता है और कम से कम 2 मेंबर होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 14 मेंबर होते हैं। ध्यान आ रहा है? हाँ। ठीक, यहाँ जो चेयरमैन होता है वो हाई कोर्ट के जज का लेवल का पर्सन होता है। ठीक, अब ये जो कॉपीराइट बोर्ड बनाया गया है इसकी कुछ पावर्स हैं, ठीक है। पावर नंबर 1 बेसिकली ये है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट के किसी डिसीजन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप जानते हो ना रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट कौन है, जो हमारे कॉपीराइट्स का क्या करता है, रजिस्ट्रेशन करता है। अगर आप उनके ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कहाँ डाल सकते हो, कॉपीराइट बोर्ड में डाल सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर कॉपीराइट में किसी तरह का रेक्टिफिकेशन करना है या कोई चेंज करना है, कॉपीराइट में कोई डिटेल गलत हो गया, तो भी आप कहाँ अपील डाल सकते हो, कॉपीराइट बोर्ड में डाल सकते हो। आपको किसी वर्क का लाइसेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि लाइसेंस मिलना चाहिए, काम पब्लिक के सामने आना चाहिए, तो आप कहाँ अप्लाई करो, कॉपीराइट बोर्ड में। फॉर एग्जांपल अमन का एक वर्क है, ठीक है, पर ये दुनिया के सामने लाना नहीं चाहता, और ये वर्क आ गया तो दुनिया का बहुत भला हो जाएगा, तो मैं कॉपीराइट बोर्ड में अप्लाई करके ये बोल सकता हूँ कि इस वर्क का लाइसेंस मेरे को दे दिया जाए, क्योंकि अमन तो दुनिया के सामने इस काम को ला नहीं रहा है, लेकिन इस काम का आना बहुत जरूरी है। ये बताओ कितना क्लियर है? हाँ सर। ठीक, 3 पॉइंट हो गए। उसके 5 ही पॉइंट इसके पढ़ते हैं अपन, है ना। रॉयल्टी के जैसे रेट डिसाइड करना हो कि भाई आप किस चीज को कितने कॉपीराइट पे असाइन करोगे, रॉयल्टी का क्या रेट होगा, तो कॉपीराइट जो कॉपीराइट बोर्ड है वो आपको डिसाइड करके देता है। वैसे ही जैसे आपको अपना शेयर डिसाइड करना है कि आपकी ओरिजिनल कॉपी पेंटिंग की या स्कल्पचर की बिकेगी, तो क्या रेट उसका होना चाहिए, तो वो भी कौन डिसाइड करके देता है, कॉपीराइट बोर्ड डिसाइड करके देता है। आप बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? इतने पॉइंट यस सर। आ गए। हो पाएगा आपसे? पक्का? कोई डाउट नहीं है? हाँ सर। ओके, नो ये सर। वाला जो हिस्सा है ना इसको अभी थोड़ा सा आप स्टॉप पे रखना, क्योंकि अभी बताऊंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको कोर्ट की पावर्स क्या होती है, इसको आराम से किसी दिन करेंगे। ये ऊपर का आपको समझ आ गया ना बेटा इतना अच्छे से? हाँ सर। चलो नीचे आते हैं इन्फ्रिंजमेंट के कंसेप्ट पर। इसको कल मैंने शॉर्ट में आपको बताया था। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है यूज ऑफ कॉपीराइटेड वर्क
विदाउट कंसेंट ऑफ ओनर। जब आप ओनर की कंसेंट के बिना उसके कॉपीराइटेड वर्क का यूज करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रिंजमेंट करना बोलते हैं। और इसमें नुकसान तब होने लगता है जब सामने वाला उससे प्रॉफिट कमाने लग जाए। क्या कमाने लग जाए? प्रॉफिट। प्रॉफिट। जैसे आपने बताओ, ये मूवी का नाम सुना है क्या, क्रेजी 4? एक मूवी आई थी, सुना है क्या नाम? नहीं सुना होगा। ये मूवी आई थी तो इसमें ना जो ट्यून थी, जो गाना था, ठीक है, वो सोनी एरिक्सन का टीवी पे ऐड आता था, उससे कॉपीड था। तो यहाँ सोनी एरिक्सन के लिए जिसने ये गाना लिखा था, जो लिरिक्स लिखे थे, जो जिंगल लिखे थे, वो राम संपत ने लिखे थे। तो राज संपत ने, जो क्रेजी 4 के प्रोड्यूसर्स थे, उन पर केस डाल दिया कि आपने मेरे ट्यून का यूज मुझसे बिना पूछे कैसे अपनी मूवी में यूज कर दिया। तो पता है 4 करोड़ रुपए पे करना पड़ा था मूवी के प्रोड्यूसर्स को। किसको? राम संपत को। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इन्फ्रिंजमेंट था कि अगर किसी का ट्यून या वर्क है तो उससे बिना पूछे आपने कहीं कैसे यूज कर दिया। क्योंकि देखो, मूवी रिलीज होगी तो कमाई होगी कि नहीं होगी? होगी। तो आपने कंसेप्ट समझा इन्फ्रिंजमेंट कैसे होता है। और सुन लो इन्फ्रिंजमेंट कैसे हो सकता है। मैंने खुद की अपनी सेटिंग अप की बुक बनाई हुई है और मैंने इसका करा दिया कॉपीराइट, ठीक। अब ये बुक की कॉपी मैं आप लोग को दिया, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट हो। गुंजा क्या करती है, अपने 10 फ्रेंड्स में इसकी फोटो कॉपी करा के बांट देती है। क्या उसने मुझसे पूछा? नहीं। नहीं सर, तो गुंजा यहाँ पर क्या कर रही है? इन्फ्रिंजमेंट। इन्फ्रिंजमेंट तो गुंजा पर यहाँ पर क्या हो सकता है, केस हो सकता है कि नहीं केस। हो सकता? हो सकता है। तो अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है तो उसकी सजा क्या है? तो उसको सजा होती है 6 महीने की जेल और साथ साथ फाइन लगता है कितना, 50,000 पहली 50,000। बार। आगे से फिर ऐसी गलती करेंगे तो 1 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का फाइन। कैसा लगा? समझ आया कि नहीं आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया बताओ। हाँ सर। अब आगे सुनो, इन्फ्रिंजमेंट कैसे कैसे होता है, कब कब माना जाता है कि आपके वर्क को किसी ने इन्फ्रिंज किया। सबसे पहला, जब आपने किसी के काम की कॉपी बनाई और उसको सेल और हायर करना चालू कर दिया। हायर करना मतलब किराए पे देना चालू कर दिया। जैसे किसी की मूवी है, मैं उसको डीवीडी बना बना के बेच देता हूँ, पायरेटेड डीवीडी। सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? देन अगर मैं किसी के वर्क को, किसी का ओरिजिनल वर्क है, उसको पब्लिक में परफॉर्म करता हूँ सामने वाले से बिना पूछे, तो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? गलत। तीसरी बात, सामने वाले का ओरिजिनल वर्क है, उसकी कॉपीज बनाता हूँ और उस कॉपीज को मैं हर जगह बांट देता हूँ, जैसे गुंजा ने बांटा। सही किया कि गलत किया? गलत। गलत। पब्लिक एग्जीबिशन लगा देता हूँ, सबको ये बताता हूँ कि काम मेरा है, किसी और का नहीं है। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? रॉन्ग। मैं दूसरे देश के कॉपीराइटेड वर्क को इंडिया में इंपोर्ट कर करके चला रहा हूँ। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? गलत। तो अब इस सिचुएशन में अगर कॉपीराइट ओनर को पता लग जाए, ये आखिरी वाला इंपोर्ट वाले का एग्जांपल आपको मैंने कल कोरिया वाली मूवी का दिया था, हाँ हाँ, कोरिया और इंडिया में। है ना, चेजर नाम की मूवी थी। अब इन्होंने क्या किया, इसके आइडिया को इंपोर्ट करके इंडिया में क्या बना दी, मर्डर 2 बना दी। हाँ। ठीक है, तो भाई मर्डर 2 बना दी तो उस पे केस बना ना, तो जो कॉपीराइट ओनर है वो क्या ले सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है। आप बता दो, आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो ये मेन आपका चैप्टर क्या हुआ यहाँ पे, खत्म हो गया। ठीक, अब इसमें जो बचा है, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपीराइट के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। क्या पता होना चाहिए? कॉपीराइट के लिए अप्लाई कैसे करना अभी चाहिए? टाइम जैसे खत्म भी हो जाए तो एक बार रिकनेक्ट कर देना, अगर इतने टाइम में हम नहीं कर पाए तो। मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर तुमने कोई बुक वुक लिखी है, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि वेदिका ने एक सॉन्ग लिखा है और वेदिका को लग रहा है कि उसको क्या करवाना है, इसका कॉपीराइट करवाना है। क्या करवाना है? कॉपीराइट। उसकी 2 चॉइस है। वो जो अपने कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन वो ऑनलाइन भी करवा सकती है या रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन भी करवा सकती है। दोनों ही चॉइसेस तुम्हारे पास है बेटा। कैसे कैसे करवा सकते हो? ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर तुमको ऑनलाइन कराना हो तो देखो, ये वेबसाइट एक मैं तुमको बता रहा हूँ। वेबसाइट का नाम पढ़ो, क्या लिखा है, दिख रहा है, विजिबल है? हाँ। क्या लिखा है?
कोड्स ऑफ कम copyright.gov.in क्या? हाँ, copyright.government.in। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जैसे आपको अपने वर्क का कॉपीराइट कराना है तो ये देखो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज लिखी हुई है, ई फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन लिखा है, मिला दिखा? यस सर। इस पे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो इस पर आपको बोलेगा आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? लॉगिन आईडी पासवर्ड। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के बाद इसमें आपको जाना है, अपने पूरा वर्क का डिटेल फॉर्म नंबर 14 में लिखना है। कौन से फॉर्म में लिखना है? फॉर्म नंबर 14। सेव बटन दबा देनी है, नीचे कर देनी है सिग्नेचर। ठीक है, और जो जरूरी फीस है उसको ऑनलाइन तुम पे कर दो। क्या कर दो? ऑनलाइन पेमेंट। ठीक, ऐसा आप करोगे तो आपको एक डायरी नंबर मिलेगा। डायरी नंबर मतलब रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आप ट्रैक कर सकोगे कि आपका वर्क जो है वो अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। एकदम सिंपल सा फॉर्म दिमाग में बिठा दो। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म? जमा करना। और क्या जमा करना है? फीस जमा करनी है। हर काम की बेटा फीस जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे ये देखो फीस स्ट्रक्चर ऐसा चलता है। अगर आपका वर्क लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक से है तो 5,000 पर वर्क लगता है। ठीक है, अगर अपने वर्क को आपको ब्रॉडकास्ट भी करना है तो 40,000 रुपए पर वर्क का लगता है। ठीक, फिल्म को रिपब्लिश करना है 15,000 पर वर्क का। ये स्लैब है पूरा, ये आपका काम का नहीं है, फिर भी आपको प्रैक्टिकली बता दे रहा हूँ। आई मेरी बात समझ में? यस सर। तो आपको ऑनलाइन जाना है तो समझ आ गया कौन सा फॉर्म भरना है? क्लियर है? और अगर आप ऑफलाइन करते हो तो भी आपको क्या करना है समझ लो, इसी काम को फिजिकली करना होगा। आपको क्या करना होगा, बेसिकली एक डीडी बनाना होगा रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट न्यू दिल्ली के नाम से। किसके नाम से? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट। मैंने कल बताया था आपको, इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, आपको ध्यान होगा, है ना? हाँ। तो आपको वहां पर क्या करना है, इनके नाम से एक डीडी बनवाना है जिससे फीस पे करोगे, और दूसरा फॉर्म जमा कर दो। फॉर्म नंबर कौन सा? 14 अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर, मतलब आपका वर्क क्या है उसका सारा डिटेल, और इस पे अपनी साइन कर दो। बता दो, कोई दिक्कत? नो सर। हो गया। 1-2 पॉइंट जैसे अपन कर देते हैं तो अपना को सीएस में इतना ही मेनली करना होता है। 1-2 पॉइंट के बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली लास्ट पॉइंट करते हैं। अगर आप खुद नहीं जमा कर रहे हो अपना एप्लीकेशन, किसी और के थ्रू कर रहे हो, तो पावर ऑफ अटर्नी भी आपको बनानी होगी, जिसमें आप किसी एडवोकेट को या सीएस को पावर दोगे कि आपके बिहाफ में वो क्या कर सके, एप्लीकेशन डाल सके। ठीक है, आपके सीए, ये तो वेबसाइट से मैंने निकाला है कि एक्चुअल प्रोसीजर है, आपको सिर्फ 3 पॉइंट में पढ़ना होता है। ठीक है, आपको मैंने ऊपर नोट्स में दिया भी था, अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपको एक बार समझ आ जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, देखो कौन सा फॉर्म जमा करना है? 14 जमा करना है। हाँ 14। यहाँ पे उसको एक प्रिंटिंग होगी, इसको 14 कर देना, बटा आगे ये 10 लगा देना। ठीक है, हर वर्क का सेपरेट एप्लीकेशन जाएगा, और आप वर्क किसी और से सबमिट करवाना चाहते हो तो सामने वाला जैसे एडवोकेट है उसके नाम पे वकालतनामा या पावर ऑफ अटर्नी बनानी होगी, जिससे आप उसे अपना ऑथराइज एजेंट बना रहे हो और आपके बिहाफ में फिर वो कॉपीराइट करवा सकेगा। मेरी बात समझ में आई? यस सर। आपको ये शॉर्ट ये 5 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको क्या कॉन्फिडेंस है, समझ आया कि नहीं आया ये बताओ? यस सर। अब एक काम करना, कल सुबह मैं पढ़ाऊंगा 9 बजे पेटेंट और ट्रेडमार्क। क्या पढ़ाऊंगा कल? पेटेंट और ट्रेडमार्क। लेकिन दोपहर को आप इसका टेस्ट दे रहे हो कॉपीराइट का कल। ठीक है, कॉपीराइट का कल टेस्ट दे दो आप ससम्मान। मेरे समझ भी तो है, लिख भी पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो, है ना? कल इसका टेस्ट है, दोपहर को क्वेश्चन पेपर भेजूंगा, बना के फोटो खींच के मेरे को भेजना, टेस्ट चेक करके दूंगा आपको मैं। ठीक है? यस सर। ये आप करो, काफी है आपके लिए, आज इतना ही करना है। जी सर। बाय बाय।